नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कोरबा प्रेस क्लब के अध्यक्ष और दैनिक हरिभूमि के कोरबा ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव जी को। राकेश भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो खबरें प्रमुखता से छापी गई उसकी जानकारी आपको दे दें। भाजपा का नायाब प्रयोग, इस हेडिंग से एक अखबार ने पहली खबर लगाई है। हरियाणा से जुड़ी खबर है। 3100 की गारंटी पूरी, छत्तीसगढ़ धान की सबसे ज़्यादा कीमत देने वाला पहला राज्य। रायपुर से खबर, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आखिर एसबीआई ने दे दी चुनावी चंदे की कुंडली। ये खबर भी दिल्ली से। फेरबदल, अनबलगन जेडी सचिव, सोनी मनरेगा आयुक्त, टोपनो सख्ती कलेक्टर। रायपुर से खबर है। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी। गौरव गोगोई जोरहाट, नकुल छिंदवाड़ा, वैभव जालोर से। छत्तीसगढ़ में 50-60 साल से रह रहे 63,000 शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। ये खबर रायपुर से प्रमुखता छापी गई है। बिलासपुर से दिल्ली व कोलकाता फ्लाइट शुरू, सीएम बोले नाइट लैंडिंग की सुविधा भी जल्द। हरियाणा में फास्ट ट्रैक पॉलिटिक्स, इस हेडिंग से अखबार ने प्रमुख खबर छापी है। पेपर लीक मामले में बवाल, लीक पर्चे रद्द करने अड़े छात्र, विश्वविद्यालय ने कहा पुलिस को सौंपेंगे केस। रायपुर की खबर, आचार संहिता से पहले बदले कलेक्टर। छत्तीसगढ़ पुलिस खरीद रही ऐसा ड्रोन जिसकी रेंज 15 किलोमीटर 4000 मीटर तक ऊपर उड़ सकेगा। 70 लाख महिलाओं को महतारी बंधन योजना का लाभ। उम्मीदों पर खरी उतरी साई की सरकार, 80% बड़े वादे पूरे। किसानों के 3100 रुपये में धान खरीदने का वादा भी पूरा। ये खबरें फ्रंट पेज की। अब अलग अलग खबरें लगी हैं, लेकिन एक खबर प्रमुखता से छापी गई सभी अखबारों में पहली खबर के रूप में, वो है हरियाणा की। लोग गिनती गिन रहे हैं कि कब आचार संहिता लागू होगी। बस 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, इस तरह की बातें चल रही हैं। और इसी बीच में अचानक कल खबर आती है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदल दिया गया है। तो स्वाभाविक है, सनसनी पैदा करने वाली खबर थी। लोगों की नज़रें टिक गई अखबारों पे, सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही थी चैनलों पे, और फिर पता लगा कि उनकी जगह किसी और को बना दिया गया है। साधने की कोशिश हो रही है। उदाहरण दिया जा रहा है, गुजरात में भी ऐसे ही किया गया था, वैसे ही यहाँ किया जा रहा है। जैसे गुजरात में लाभ मिला था, वैसे हरियाणा में लाभ मिलेगा। जो इनको समर्थन देने वाले 10 विधायकों का दल था वो अलग हो गया, उसमें तोड़ फोड़ हो गई, उनके 5 लोग इनके साथ आ गए। सब तमाम खबरें आप सुन चुके हैं। एंड टाइम पे इतना बड़ा रिस्क लेना, आज की तारीख में यही कहा जा सकता है कि भाजपा के ही बूते की बात। राकेश जी, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है जी कि भाजपा ने जिस तरीके से रिस्क लिया जी, उसका सुफल उसको मिला। आज सरकार बन गई उसकी, फिर भारतीय जनता पार्टी की हमारे प्रदेश में जी। अब पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी, देखिए आप, अपने 11 प्रत्याशियों की घोषणा सबसे पहले कर दी है जी। अब हरियाणा की स्थिति ये है कि वहाँ जेजेपी के साथ में इन लोगों का जो संबंध था जी, जो समझौता था, वो लगभग टूटने के कगार है दुष्यंत चौटाला जी के साथ में। तो ऐसी स्थिति में भाजपा अपने दम पर वहाँ चुनाव लड़ेगी, और अपने दम पर जब उसको चुनाव लड़ना है तो अपनी रणनीति तो वो बनाएगी जी। सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे एक प्रमुख कारण मेरी समझ में आता है कि उस समाज के लोगों का वोट, ओबीसी वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का जो वोट है वो भाजपा के पाले में आए। क्योंकि जाट समुदाय हरियाणा का बड़ा समुदाय है जी, और जाट समुदाय बिखरा हुआ था। जाट समुदाय 100% वोट भाजपा को नहीं आता था उसका जी। तो हो सकता है कि इसके पीछे की एक रणनीति भाजपा की ये भी हो कि जाट वोट ज़्यादा से ज़्यादा इस चुनाव में भाजपा के पाले में आए। जी जी, स्वाभाविक है। एंटी इनकम्बेंसी भी काम करती है। 10 वर्ष हो गया मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री रहते हुए, और किसान आंदोलन में जो उनकी भूमिका थी, उस भूमिका को लेकर के भी सवाल आंदोलन चलाने वाले उठाते थे कि इन्होंने यहाँ जाति की, यहाँ जाति की। तो हो सकता है उसको सबको देखते हुए कि लोगों की नाराज़गी इन लोगों के प्रति होगी, इनको किनारे कर दिया जाएगा। तो नई सरकार जो बनेगी, नए मुख्यमंत्री जो बने हैं सैनी जी, वो सबको मैनेज कर लेंगे और 10 की 10 सीटें, क्योंकि जो भी अभी एग्जिट पोल तो खैर बाद में आएगा। अभी जो अनुमान आ रहा है चैनलों में, जो सर्वे किया जाता है, उसमें माना जा रहा है कि हरियाणा की 10 सीटों पर भाजपा की नज़र है और वहाँ से वो चुनाव जीत सकती है। तो जीत सकती है और जीत गई, दोनों के बीच का जो अंतर है उसको ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये स्थिति, ये कदम उठा रहे हैं जी। और ये सही है कि ये बहुत बड़ा कदम है जी, और हरियाणा के स्तर पे तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, कहीं हरियाणा में तो, हरियाणा वैसे भी कुछ न कुछ हरा हरा करता ही रहता है। एक बार ऐसा हुआ था कि भजन लाल पूरी सरकारी लेके पलट गए थे। तो हरियाणा तो एक ऐसा
प्रदेश है जो कई रसों से मधा हुआ है जी। और उसमें एक रस ये भी कल दिखाई दिया। और ये कहा जा सकता है कि जो अमित शाह, नड्डा और नरेंद्र मोदी जी की जो रणनीति है, वो रणनीति ऐसी है कि हमेशा चौंकाया है लोगों को कि ये पता नहीं क्या हो जाए, कौन सा कार्यकर्ता सिरमौर बन जाए, कौन सिरमौर बना है उसको उठा के नीचे बैठा दें। ये हमने देखा है छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरह से अभी हुआ है, मुख्यमंत्री बदले गए, तो लोगों को लगता ही है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है। उनको लगता है कि यार ये शीर्ष पे हैं, अगर ये लंबे अरसे तक रहेंगे तो हमारा क्या होगा। हाँ, तो ऐसे लोगों को नीचे उतार करके ये संदेश पार्टी देती है शायद इनकी, नए लोगों को मौका, नए लोगों को आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो एक जो राजनीति के क्षेत्र में काम करने वालों की आशा रहती है उनकी कि हो सकता है कि हमारे भाग्य में भी लिखी हो कुर्सी तो हमें भी प्राप्त हो जाएगी। चलिए CAA की बात कर लें। CAA के मामले को लेकर, नागरिकता को लेकर जिस तरह से अभी बवाल चल रहा है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी से एक रैली निकालने वाली हैं, केरल में कल रैली निकाली गई और वहाँ के सरकार ही खुल करके विरोध कर रही है। सरकार ममता बनर्जी की भी सरकार है, कांग्रेस भी कई जगह विरोध कर रही है। कुल मिलाकर इस मामले को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, ये कहा जा सकता है राकेश कि बहुत बड़ा देश है तो कहीं जश्न मनाया जा रहा है। मजलू का टीला पे कल वो मैं देख रहा था दिल्ली में या कई राज्यों में लोगों ने जश्न मनाया जिनको इसका फ़ायदा मिलना है। और वो लोग जो कहीं ना कहीं ये देख रहे थे कि भाई ठीक है जो आ गए हैं, हमारा देश तो वैसे भी ये माना जाता है कि जो शरणागत है सबको मौका, उसको अपने हृदय से लगाओ। ये हमेशा भारत की परंपरा में रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है। तो उसको देख सोच करके कि ये लोग बेचारे दूसरे देश से आए हैं, कभी हमारे देश का ही हिस्सा था, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, वहाँ से आए हैं और ये ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो इनको कहीं ना कहीं बेइज्जत करती है, इनकी अवमानना होती है कुछ जगह जब उनको कह दिया जाता है रिफ्यूजी हैं। तो उनको एक सम्मान की ज़िंदगी यहाँ मिले और भारत के नागरिक बन जाएं, ये वो भी चाहते थे। तो वो तो खुशी मना रहे हैं। और कुछ लोग जिनको राजनीति दिखाई दे रही है इसमें कि इसका फ़ायदा कहीं भारतीय जनता पार्टी न ले जाए, तो अपनी तरफ लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि सब मामले में राजनीति नहीं करना चाहिए लोगों को। इस मामले में ऐसा है कि चुनावों के समय में ये चीज़ें हो रही हैं तो इसका लाभ तो भाजपा को मिलेगा जी लोकसभा चुनाव में जी। और मैं मानता हूँ कि भाजपा का, सरकार का यह निर्णय अच्छा कदम है जी। देश में लंबे समय से 50 साल से 60 साल से लोग रह रहे हैं शरणार्थी बन करके। बांग्लादेशी भी हैं, पाकिस्तान से भी आए लोग हैं, अफगानिस्तान से भी आए लोग हैं। आखिर उनको कब तक जी देश की नागरिकता नहीं दी जाती। तो ये निर्णय अच्छा है और इसका स्वागत करना चाहिए दूसरे राजनीतिक दलों को भी। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरी है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबके अपने अपने काम करने के तौर तरीके हैं। तो जो पार्टियां विरोध कर रही हैं उनको कहीं ना कहीं लगता होगा कि CAA के लागू होने से हमको, हमारी पार्टी को चुनाव में नुकसान होगा, हमारी सरकारों को नुकसान होगा, तो उनकी मजबूरी है, वो विरोध करेंगे ही। बिल्कुल। और इसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा निर्णय है सरकार का, एक अच्छा कदम उठाया है सरकार ने CAA को लेकर के। जी। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लागू होना चाहिए देश में। जी। अब एक खबर है ना, छत्तीसगढ़ में 50-60 साल से रह रहे 63,000 शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। छत्तीसगढ़ की बात है ना, सिर्फ छत्तीसगढ़ में अगर 63,000 है, पूरे देश में तो पूरे देश में कितने लोग होंगे। तो सीधी सी बात है कि इनको लाभ मिलेगा और हमारे देश में रह ही रहे हैं ये लोग। हाँ, लंबे समय से रह रहे हैं। अभी वापस भी नहीं जा सकते। जी। अब इनके दिमाग में अगर ये बात थी कि हमको कहीं भगा न दिया जाए, तो हो सकता है वो उनका मन भारत के प्रति, जितना समर्पण भारत के प्रति होना चाहिए उतना नहीं रहता रहा होगा। जी। अब उनको अगर वहाँ की नागरिकता रहे तो रही हैं, नागरिकता मिल जाएगी तो उनका समर्पण देश के प्रति बढ़ जाएगा और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद होगा। लेकिन राजनीति है, वो अपनी चाल, वक्र चाल चलती है और वो उनको ये लगता है कि जब हम सत्ता में रहेंगे तभी हमारी मान प्रतिष्ठा होगी, नहीं तो उसके बाद तो किनारे कर दिया जाएगा। कोई पूछने वाला जयराम जी की नहीं करेगा। इसलिए वो सत्ता प्राप्ति के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, इसलिए किसी एक पक्ष की बात नहीं करते, लेकिन जो दिखाई देता है, जो आम लोगों में बात करते हैं हम लोग, जैसे कोरबा में है शरणार्थी कॉलोनी है, बंगाली कॉलोनी जो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट नगर में बसे हैं, उनसे जब बात करो तो वो बड़ी खुशी जाहिर करते हैं कि हमारे लोग जो कभी तो बांग्लादेश हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, हमने सबने मिलकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी
और वो लोग ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था बनी जिसके कारण हमसे अलग हो गए थे। अब वहाँ जो लोग हैं उनके प्रति आज भी भारत में रहने वालों का उनको लेकर के स्नेह रहता है, जो पाकिस्तानी उनके प्रति भी स्नेह है। अलग बात है कि राजनीति कहीं ना कहीं हमको कश्मीर को लेकर के विवादित कर दिया करती है। तो इस मामले में जो भय पैदा करने वाली बात की जा रही है उससे बचना चाहिए। अब असम की बात आती है, असम में कहा जा रहा है कि वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर ज़्यादा हिंदू बांग्लादेश से जो आ गए हैं वो अगर यहाँ उनको नागरिकता दे दी जाएगी तो हमारे अधिकारों पे कहीं ना कहीं वो बोझ पड़ेगा, यानी उनकी नौकरी पे, उनके व्यवसाय पे। ये इस तरह की बातें कह के मुझे लगता है कि राजनीति करने वाले उनको उकसा रहे हैं। देखिए, जब नागरिकता दी जाएगी तो सुविधाएं भी मिलेगी, शासन की योजनाओं का लाभ भी उनको मिलेगा। अभी भी किसी ना किसी तरीके से वो लाभ तो ले रहे हैं, परोक्ष रूप से किसी ना किसी। अब क्या होगा कि स्पष्ट तौर पर योजनाएं लागू होंगी तो उनका लाभ इन लोगों को भी मिलेगा। हक मारने की बात जहां तक है, जैसे असम की बात है कि हक मारा जाएगा हमारा, तो हक तो अभी भी मर रहा है। अभी भी लोग वहाँ शरणार्थी बन के रह रहे हैं। वो किन्हीं तरीकों से, किसी भी तरीके से लाभ तो ले रहे होंगे ना शासन की योजनाओं का। जी। तो स्पष्ट सीधे तौर पे लाभ मिलेगा फिर। जी। और मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं किसी का हक मारा जाएगा। हाँ, लेकिन वही बात है ना कि अब राजनीति है तो राजनीति तो अपने हिसाब से करेंगे ही लोग। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आखिर एसबीआई ने दे दी चुनावी चंदे की कुंडली। सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हुआ और 2 निर्णय अभी हाल फिलहाल आए जिसने ये बता दिया कि न्याय व्यवस्था जो भारत की है उसके ऊपर अभी कोई अंकुश नहीं। हाँ, अंकुश मतलब जो लोग कहते थे कि नहीं कर सकता, वो जो कहा जाता था कि राजनेता उनको नियंत्रित कर लिया करते हैं, कई ऐसे निर्णय इनके जरिए करवा लिए जाते हैं जो उनको लगता है कि हमारे लिए राजनीतिक फायदा देने वाला होगा। तो चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव और अभी ये मामले में इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि नहीं, हाँ, न्यायालय जो है, न्याय व्यवस्था जो है सबसे ऊपर है। तो कल एसबीआई ने अपनी तरफ से वो चंदे की कुंडली यानी पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है और 15 तारीख के शाम के 5 बजे तक वो पोर्टल पे चला जाएगा उनके, और उसके बाद लोग देख सकेंगे। इसको लेकर के जो राजनीति हो रही है, कहा जा रहा है कि राज खुल जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान होगा, इसीलिए वो एसबीआई के जरिए इसको टाल रही थी कि लोकसभा के चुनाव संपन्न हो जाएं, उसके बाद सूची दी जाए। तो मुझे ऐसा लगता है राकेश कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों के नाम ऐसे होंगे जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि इनको हाँ ज़्यादा महत्व दिया जाता है उनको। जी, हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि सभी राजनीतिक दलों को चुनावी चंदे के मामले में पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अच्छा कदम उठाया है। इस कदम के बाद राजनीतिक दलों को एक सीख भी लेनी चाहिए कि हम जहाँ से भी जिससे भी चंदा लेते हैं, सरकार बने नहीं बने, सरकार बनने के बाद हम जिससे चंदा प्राप्त किए हैं उसको क्या लाभ देंगे, नहीं देंगे, कितना देंगे, कितना नहीं देंगे, वो अलग विषय है। भाई, आप किसी से फंड ले रहे हो तो उसको मतलब पूरी पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए। आम आदमी को ये बात पता होनी चाहिए कि चुनाव में पैसा लगता है। किसी भी राजनीतिक दल का कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा तो होता नहीं कि कोई उद्योग चला रहा है, कोई राजनीतिक दल कोई मतलब बड़ा व्यापार चला रहा है कि उसको वहाँ से पैसा आ रहा है, तो वो आम लोगों से सहयोग लेगा ही। अब आम लोग मतलब उद्योगपति हो गए, बड़े लोग हो गए, तो इनसे सहयोग तो आर्थिक सहयोग तो लेंगे ही। अब आर्थिक सहयोग लेने के बाद लाभ पहुँचाने का जो आरोप लगता है वो कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा भाई, आपको किसी को भी देना पड़ेगा आपको। हम भी नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमको भी वेतन मिलता है कंपनी से जी। तो इसी तरह की एक मतलब धारणा है वो। नहीं, एक उदाहरण और दे सकते हैं कि हम जैसे हमारी बिरादरी विज्ञापन लेती है, हाँ, तो जिनसे हम विज्ञापन लेते हैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं वो हमारा इस्तेमाल कर जाते हैं, लाभ देते हैं। तो वैसे ही राजनेता भी जो भी जिस भी दल को पैसे देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि आप हमारे काम में कोई टांग मत अड़ाना, या जरूरत पड़ जाए तो हमारी थोड़ी मदद करना, इसीलिए तो पैसा देता है। नहीं तो उसके पास हराम का पैसा थोड़ा ना बांटने के लिए। लेकिन गलत चीजों पर नहीं मदद करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि देश हित में, आम आदमियों के हित में अगर कोई उद्योगपति गलत निर्णय ले रहा है तो चाहे वो आपको कितना भी चंदा देता हो, देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। वहाँ पर फिर ये चीज़ नहीं देखी जानी चाहिए कि भाई हमारा बड़ा फंड है, फंड जनरेट होता है हमको यहाँ से, तो हम इसको देश हित को दरकिनार कर इसको लाभ पहुँचाएं, ऐसा नहीं होना। हाँ, कई बार इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं ना कि उनको उनकी बिजली इतनी माफ़ कर दी गई, उनका इतना
बैंक का पैसा था उसको माफ कर दिया गया। तो वो देखने की बात होगी कि मान लो, उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, ये जो आरोप लगते हैं एक उदाहरण है कि मान लो किसी एक उद्योगपति के उदाहरण के लिए लेने अदानी को, अगर अदानी को आपने 60,000 करोड़ रुपए का कहीं लाभ दिया है और अडानी ने आपको 1,000 करोड़ दिया है, तो फिर तो सवाल उठेगा। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आती हैं और वो मुझे लगता है कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा होगा। खैर वो तो जब सामने आएगा 15 तारीख को तब दिखेगा, शाम को जब जारी होगा तब पता चल जाएगा कि किसने क्या दिया, क्या दिया। कहा तो यही जा रहा है ना, किसको ज्यादा लाभ पहुंचाया जा रहा था, वो स्पष्ट हो जाएगा। विपक्षी दल के लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि CAA लाने के पीछे उद्देश्य यही है कि ये वाला चुनावी बांड वाला जो मामला है ये कहीं दब जाए। तो खैर आरोप है, वो तो सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है तो ये मामला दबने वाला नहीं है जी। ये चुनाव आयोग को भी 15 तारीख को इसको सार्वजनिक करना है, तो जब सार्वजनिक होगा 15 तारीख के शाम तक, तो फिर ये मानना गलत बात है कि भाई CAI के माध्यम से इस मुद्दे को सरकार दबाना चाह रही है। जी जी, अब राजनेता हैं, वो सोच रहे हैं कि 15 तारीख तक थोड़ा माहौल बना लिया जाए। जैसे वो चुनाव में जो मालूम है सामने वाले को मैं चुनाव हार रहा हूँ, लेकिन बोले मतगणना होने तो मैं दिखाऊंगा कि सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो वैसे ही इसमें भी ये 15 तारीख को तो सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन उसके पहले जो माहौल अपने फेवर में कर लिया जाए, जितना बन जाए कर ले, तो उस वही सब चल रहा है। अब छत्तीसगढ़ की बात कर लें। 3100 की गारंटी पूरी, छत्तीसगढ़ धान की सबसे ज़्यादा कीमत देने वाला पहला राज्य है। बालोद में कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ, CM बोले हर वादा पूरा करेंगे। और एक खबर है कि 80% बड़े वादे इस सरकार ने पूरे कर दिए, विष्णुदेव साय की सरकार ने। अब खबर है, खबर तो अब जो कई बार खबर हम खोजते हैं, कई बार खबर हमको मिल जाती है, तो कुछ खबरें तो मिली हुई लगाई जाती हैं और कुछ खोजी हुई लगाई जाती हैं। तो जो मिली हुई खबरें यही हैं कि उनकी तरफ से बताया गया कि हमने धान के मामले में जो लोगों से वादा किया था वादा पूरा कर रहे हैं। और कल पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ प्रवास पर थे, डॉक्टर मोहन लाल यादव, उन्होंने भी इसकी बड़ी सराहना की है। तो ये अभी जो कुछ हो रहा है ये सीधी सी बात है कि पहले वाली बात तो कही जाएगी, लेकिन ये जो जल्दीबाजी की जा रही है इसीलिए है कि हम ये कह सकें कि हमने जो वादा किया था उसको पूरा किया है। अब केंद्र की सरकार भी तीसरी बार आप ले आइए, जो वादा वो कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। लेकिन ये भी कहा जा सकता है, बोले तुम्हारे मुंह में जलेबी भर के कूटूंगा, बोले कूट ले भाई, टेस्ट तो मिलेगा, तो किसानों को फायदा तो मिल रहा है। नहीं, फायदा सरकार अपना वादा पूरा कर रही है जी। 3 महीने की अवधि अभी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, विष्णुदेव जी की सरकार को जी। और 2 बड़े महतारी वंदन योजना की जो घोषणा उनकी थी जी, वो भी एक बड़ा घोषणा था उनका चुनावी घोषणा पत्र में, और किसानों को लाभ देने वाला जो उनका घोषणा था वो बड़ा। और ये दोनों 18 लाख लोगों को घर देने वाला, उस पर भी अमल शुरू कर दिए हैं, उसमें भी शुरू कर दिए हैं काम जी। तो अपने वादे पूरे कर रहे हैं। हो सकता है उसके पीछे लोकसभा चुनाव जीतने की मंशा हो कि भाई वादा पूरा करेंगे तो लोकसभा में लोगों का सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, सरकार अपना वादा पूरा कर रही है, उससे लाभ हो रहा है, महिलाओं को लाभ हो रहा है, किसानों को लाभ हुआ है। लेकिन मेरा कहना ये है कि थोड़ा सा सरकार को रोजगार की दिशा में भी प्रदेश में ध्यान देना चाहिए। रोजगार उपलब्ध नहीं होने की वजह से आज ठीक है, एक वर्ग विशेष को आप लाभ दे देते हैं, एक वर्ग विशेष को आपने लाभ दे दिया, महिलाओं को आपने लाभ दे दिया, 1,000 रुपये महीना आपने विवाहित महिलाओं को दे दिया जी। लेकिन जो अविवाहित महिलाएं हैं और शिक्षित हैं जी, वो कहाँ जाएंगी? उनको भी कहीं ना कहीं किसी माध्यम से फ्री में कुछ मत दीजिए, पर उनके लिए रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराइए, रोजगार के अवसर बढ़ाइए प्रदेश में जी। तो उससे क्या होगा कि जो आज का यूथ है, युवा है, वो भी आपकी तरफ आकर्षित होगा। इन्हीं सब बातों की तो चिंता नहीं है इनको, यही तो चिंता करने वाली बात है कि फ्री में बांट दो, चाहे भूपेश बघेल की सरकार रही हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये सारे के सारे लोग यही कोशिश करते हैं कि जितना हमने वादा किया, और वादा इसलिए किया जाता है कि आप हमको वोट दो, हमको सत्ता में ले आओ, फिर हम आपसे जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए चाहे जो करना पड़ेगा करेंगे। अब हमारे पास कमाई उतनी है नहीं और हमको देना है तो कहाँ से देंगे? उधारी लाएंगे, और उधारी न तो अजीत जोगी जी उसको पटा के गए, न रमन सिंह पटाएंगे, न भूपेश बघेल जी पटाएंगे, न विष्णुदेव साय भी पटाएंगे। ये पूरे देश प्रदेश की जनता के ऊपर ये भार बोझ आएगा इसका, और देर सवेर बोझ जनता के ऊपर ही आएगा। तो ये योजनाओं पे थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए,
जी। फ्री की योजनाएं, फ्री में चावल देना, फ्री में ये देना, फ्री में वो देना। आपको फ्री में देना है तो हेल्थ साइड में दीजिए, एजुकेशन साइड में दीजिए, जी। सुविधाएं उपलब्ध कराइए, बच्चे आगे बढ़ें, स्वास्थ्य की सुविधाएं देश के नागरिकों को, प्रदेश के नागरिकों को फ्री में उपलब्ध हों। आज स्वास्थ्य सुविधा कितनी महंगी जी। है, आप खुद देख लीजिए कि आज सामान्य आदमी बड़े हॉस्पिटल में कदम रखने से घबराता है, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पैसा लगेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो आप ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराइए जिससे लोगों को स्वास्थ्यगत, शिक्षागत लाभ मिले। फोकट में खाने के लिए फोकट में पैसा देना, ये थोड़ा सा, इससे आप सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ेगा, सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ेगा तो नागरिकों के ऊपर उसका बोझ आना ही आना है। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। और स्वास्थ्य की बात आपने कही तो एक आयुष्मान योजना, बड़ी योजना लागू की गई, लेकिन आज जब अस्पतालों में लोग जाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि नहीं हमारे यहाँ, तो पहले तो उनको बरगलाया जाता है कि हमारे यहाँ कार्ड चलते ही नहीं। दूसरी चीज़, अगर दबाव बनाओगे और ये होगा कि नहीं आपका तो सूची में नाम है, तो ये कह दिया जाता है कि भाई हम क्या करें, हमारा तो इतना करोड़ रुपए सरकार ने भुगतान नहीं किया है, ठीक बात है, तो हम इसमें करेंगे तो और हमारा नुकसान होगा। तो आप ऐसा करो, आधा आधा कर लो, या कुछ पैसे आप हमको, मतलब ये कुल मिला के जो व्यवस्था दिखाई देती है चिकित्सकों, उनके जो चिकित्सालय चलाने वाले लोग, उनके सामने भी समस्या खड़ी होती है। तो आप इन पर अगर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन क्या कहा जाए, यही कहा जा सकता है कि नहीं, वोट की राजनीति अगर करना है किसी भी राजनीतिक दल को, सरकार बनाने की मंशा से अगर ये सब किया जाता है तो ये थोड़ा सा अनुचित है। लेकिन अब इनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। आज आप स्वास्थ्य सुविधाओं को निःशुल्क कर दीजिए, आपको वोट मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। आप एजुकेशन के क्षेत्र में निःशुल्क कर दीजिए, आपको वोट मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आप फोकट में चावल दीजिएगा, आपको वोट मिलेगा। किसानों को आप व्यक्तिगत लाभ हो रहा है ना, व्यक्तिगत लाभ होता है, आप सड़क बना दोगे तो सबको फायदा है, सबको फायदा है, उसका वोट मिलेगा आपको। इसलिए अब ये व्यक्तिगत लाभ की तरफ बढ़ गए हैं राजनेता। और ये कहाँ ले जाके हमको रोकेगा, बांग्लादेश का हाल हम देख ही रहे, पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं, श्रीलंका का हाल देख रहे हैं, कैसे पैसे के लिए मोहताज हो रहा है वो देश। वही स्थिति आपके सामने भी निर्मित होगी, हो सकती है। तो पहले ही चेत जाइए तो बेहतर है, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तब तो आपकी राजनीति होगी। इसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। बातें तो खूब राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की सभी दल करते हैं, लेकिन उनका कृतित्व जो है वो सीधा सीधा सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने का ही है बस। तो आप दें लोगों को, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप छत्तीसगढ़ के किसानों को दे रहे हैं, तो हम तो ये मानते हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध ये भी है ना राकेश की, हम लोगों ने, अब तुमने खेती की है कि नहीं की है, मैंने तो हल भी चलाया है, खेती भी की है। और जो मेहनत किसान करता है हकीकत में वो सब्सिडी पे हमको सब कुछ देता है, उसकी मेहनत का हम उसको फल नहीं दे पाते, तो उसको तो जितना दिया जाए वो कम है। लेकिन दूसरे लोग भी अगर उसमें लाभ प्राप्त कर पाएं, ऐसा भी प्रयास अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब उसके सोर्सेज कहाँ से डेवलप किए जाएं, किस तरह, तो ये राजनेता जो हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए। ये फ्री फंड बांटते बांटते आप देश को, प्रदेश को बर्बाद कर देंगे, तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक होगा। एक अच्छी खबर है, चलिए अच्छी खबर तो ये भी थी, लेकिन हम लोगों ने उसको बुरी बना दिया। बुरी नहीं बना दिया, राजनेताओं के हिसाब से विचार रखे उसमें, राजनेताओं के हिसाब से कि ये लोग बैठ करके टिप्पणी ही करते हैं। बिलासपुर से दिल्ली व कोलकाता फ्लाइट शुरू, सीएम बोले नाइट लैंडिंग की सुविधा भी जल्द। कल सीएम ने वर्चुअली कार्यक्रम को उन्होंने ये व्यवस्था दी है। बिलासपुर के लोग बड़ा नाराजगी व्यक्त करते हैं, कई बार उन्होंने आंदोलन किया, और बीच में बिलासपुर से वाया इलाहाबाद दिल्ली की एक फ्लाइट चलती थी, लौटती तो जबलपुर से आती थी, तो वो भी बंद कर दिया गया था। नहीं, एक बड़ी सुविधा है बिलासपुर में। इस सुविधा के उपलब्ध होने से पूरे संभाग को उसका लाभ मिलेगा। कोरबा के लोगों को 200 किलोमीटर जाने से बचना पड़ेगा। रायगढ़, जसपुर, ठीक है, अभी उनको रायपुर जाना पड़ता था फ्लाइट पकड़ने के लिए। अगर किसी को दिल्ली जाना है, जसपुर के किसी आदमी को, तो या तो ट्रेन से जाए, रायगढ़ आके वो ट्रेन पकड़ता था, या फिर वो रायपुर जाके फ्लाइट पकड़। अंबिकापुर वाले तो बनारस चले जाते थे, उनको नजदीक पड़ता है, सुविधाएं उधर ज्यादा हैं, सड़क अच्छी है उधर की। सड़क तो खैर अब अंबिकापुर से बिलासपुर की अच्छी बन गई है, अपन उसको दोष नहीं दे सकते सड़क को, अब अच्छी सड़क बन गई है। लेकिन फिर भी बिलासपुर में ये सुविधा उपलब्ध होने के बाद हमारे क्षेत्र के लोगों को, हमारे संभाग के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। और आने वाले दिनों में ये सुविधाएं और बढ़नी चाहिए। बिलासपुर को बड़ा एयरपोर्ट बनाना चाहिए, और बड़ा एयरपोर्ट बनना चाहिए बिलासपुर में, और भी शहरों से सीधे कनेक्टिविटी वाली फ़्लाइट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे बेंगलोर, मेरा मानना है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से बेंगलोर पढ़ने गए, बिल्कुल जाते हैं,
बहुत सारे बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से, बिलासपुर संभाग से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेंगलोर में पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए सीधी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी तो आसान हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगा उनकी। अभी लंबा दूरी तय करना पड़ता है, या तो कनेक्टिंग दूसरे उस वहाँ से फ्लाइट पकड़ के दूसरी जगह आइए, फिर दूसरी जगह आइए, इस तरह के से आप यात्रा करके आते हैं, या ट्रेन से भी आते हैं तो बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है। सीधे बेंगलोर मैंने कोरबा आने के लिए ही आपको 72 घंटे लगते हैं जी वहाँ से। तो इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होने से मतलब उद्योगपतियों को, अधिकारियों को तो लाभ मिलेगा ही, छात्र छात्राओं को भी लाभ मिलेगा। हाँ, इमरजेंसी में आने जाने के लिए समय है तब तो ठीक है, आप ट्रेन से चले जा रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी है तो आप अपने माता पिता से मिलने या माता पिता अपने बच्चों से मिलने के लिए जा सकते हैं। और एक बात ये भी है ना कि जैसे कोरबा की बात अगर हम करें तो कोरबा के लोगों को 200 किलोमीटर का, करीब 150 किलोमीटर का जो उनको फासला तय करना पड़ता है बिलासपुर से भी, उससे थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। और यहाँ के लोग चूंकि सार्वजनिक प्रतिष्ठान यहाँ बड़ी तादाद में है, हाँ। बाल्को है, CSEB है और आपका SCCL है, तो यहाँ के जिन अधिकारियों को, जो अधिकारी इंटाइटल हैं वो फ्लाइट से जाते हैं, फ्लाइट से आप रायपुर में, मैं मुझे याद आता है कि 10-15 साल पहले मैं शायद पहली बार फ्लाइट में बैठा था, तो वो दिल्ली से, रायपुर से इंदौर होते हुए अहमदाबाद उस फ्लाइट को जाना था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चांपा कोरबा बस में बैठा हूँ। नहीं, ठीक बात है। तो वो जो लोग उसमें सवारियां थी, उसमें लग रहा था कि आधे से ज्यादा तो कोरबा के दिखाई दे रहे हैं, उसमें काफी लोगों से जान पहचान भी थी। तो मैं बोला यार मैं फ्लाइट में हूँ, बस में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो ये बताने का आशय ये है कि यहाँ से जाने वालों की संख्या बहुत है। वो बिलासपुर, अब हम लोगों की तो मांग ये थी कि कोरबा ही से चले, हाँ, लेकिन अब कोरबा से नहीं हो पा रहा है। देर सवेर जुड़ेगा, कोरबा भी जुड़ेगा, कनेक्टिविटी से जुड़ेगा देर सवेर जी। ऐसा नहीं है कि कोरबा नहीं जुड़ेगा। आज को आप पहले के कोरबा और आज के कोरबा में तुलना कीजिए जी, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सुविधाएं कोरबा में उपलब्ध हो गई हैं। ये सुविधा भी मिलेगी, इंतजार करते हैं जी, थोड़ा इंतजार करेंगे तो सारी सुविधाएं धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएंगी। जी, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि कोरबा ऊर्जाधानी है। यहाँ से जिस तरह राजस्व की प्राप्ति होती है उसके हिसाब से यहाँ से हमको, अब तो खैर सड़कें थोड़ी ठीक हुई हैं, नहीं तो सड़क यहाँ से बिलासपुर या रायपुर के लिए फ्लाइट सुविधा आप देंगे तो आपको नहीं मिलेगी। नहीं, वो तो दूर का ही देना पड़ेगा। दूर का भी, बिलासपुर से रायपुर अगर फ्लाइट चलेगी तो कौन बैठेगा, कितने लोग बैठेंगे। कई शहरों का हम देखते हैं कि इंदौर और भोपाल के बीच में नहीं चलती, चंडीगढ़ दिल्ली के बीच में नहीं चलती, तो इतनी पास में हवाई सेवा नहीं दी जा सकती। लेकिन कोरबा से दिल्ली की दी जा सकती है, कलकत्ता की दी जा सकती है, इलाहाबाद की दे सकते हो आप, पटना की दे सकते हो, बंगलोर की, कहीं की भी दोगे तो एक शुरुआत होती है। जैसे बिलासपुर में CM ने कहा है कि नाइट लैंडिंग की व्यवस्था हम देंगे जल्दी, तो नाइट लैंडिंग की व्यवस्था हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा और संख्या बढ़ेगी रात को भी जी, मान ली गाड़ी आएंगी, फ्लाइट आएंगे जाएंगे तो उसका लाभ मिलेगा लोगों को। अब सारा लाभ उन्हीं को मिले, हवाई जहाज चलाने वालों को, उनके मालिकों को ये भी नहीं देखना है कि भाई आपकी सवारी कम हो गई तो अब हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे, नहीं चलाओगे तो उनका लाइसेंस निरस्त करना चाहिए। भाई वो तो आपका धंधा है, तो धंधे में कभी मंदा कभी ठीक। फेयर भी रहता है, फेयर एक वजह फेयर भी है, किराया बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी बहुत से लोग फ्लाइट में जाने आने से कन्नी काट जाते हैं कि यार बहुत किराया है। इमरजेंसी में बुकिंग करने पे तो बहुत ज़्यादा किराया मांगा जाता है जी। तो ऐसी स्थिति भी ना निर्मित हो, सरकार को इस दिशा में भी ध्यान देना होगा कि भाई मतलब मनमानी किराया कोई भी फ्लाइट कंपनी किसी भी पैसेंजर से ना वसूल सके। ठीक है, इमरजेंसी में बुकिंग करने में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा। आज हम रेलवे में तत्काल टिकट बुक कराते हैं, लगता तो पैसा ज़्यादा देते हैं, पैसा, लेकिन वो एक लिमिट में ज़्यादा लेता है। ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से ज़्यादा लेता है। कुछ ट्रेनों में तो प्रीमियर भी लागू है, उसका भी बढ़ता है जैसे इसका बढ़ता है। तो ये सुविधा इस मतलब इसमें भी होनी चाहिए, थोड़ा इस दिशा में भी सरकार के लोगों को या जो योजना इस तरह की बनाते हैं उनको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी क्या कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में जब बैठने लगेंगे तो वो दिन अच्छा होगा। तो दिखता भी है, दिखते हैं लोग। एक बार मुझे लगता है कि दिल्ली में हम लोग आ रहे थे तो देखे वहाँ हकीकत में हवाई चप्पल वाले दिख रहे थे। तो ऐसा लग रहा था, हम लोग टिप्पणी कर रहे थे आपस में बातचीत के दरमियान कि यार इनका बेटा कहीं न कहीं अच्छी सर्विस में होगा, बेचारे किसान हैं, तो उनने कहा होगा कि चलो बाबूजी आपको हवाई जहाज से यात्रा करा देते हैं। तो होता है, सबके मन में ख्वाहिश होती है कि चलो भाई जहाज में बैठेंगे। तो वो योजना जो सोच थी, वो सोच तो धरातल पर दिखाई दे रही है। अब यही कि बिलासपुर में सुविधाएं और बढ़ें और कोरबा भी उसमें जुड़े, ये हम सबकी इच्छा है। देखिए इच्छा ईश्वर कब पूरी करते हैं।
अब कोरबा की बात कर लें। CIL, वेदांता, अदानी की नज़र अब कटघोरा के लिथियम ब्लॉक पर। लिथियम खनन में नामी कंपनियों ने दिखाई रुचि। पहली खबर हरिभूमि की। विश्वकर्मा योजना के आवेदन लेकर महिलाएं भौतिक सत्यापन करने पहुंच रही हैं दफ्तर। प्रदेश सरकार ने मोदी की गारंटी के साथ 3 माह में ही अपनी घोषणाओं को किया पूरा। लखन देवांगन ने बात कही है। विधायक ने कहा जमीन ली है तो रोजगार देना पड़ेगा। भू विस्थापितों की समस्याओं को लेकर ACCL मुख्यालय में बैठक। गार्ड ने शराब लेने दुकान खुलवाई तो पिस्टल दिखाकर नकाबपोश ने लूटे 1.39 लाख रुपए, यानी 1,39,000 रुपए। सहायक संचालक का नियुक्ति आदेश दूसरे दिन ही निरस्त। त्यागपत्र दे चुके 2 शिक्षकों को बिना अनुमति नियुक्ति आदेश जारी करने का मामला आया सामने। परीक्षा 2 दिन बाद 18,000 छात्र होंगे शामिल। एक और अखबार की खबर है। 8,000 से ज़्यादा घरों के कनेक्शन काटे। उपभोक्ता सरचार्ज में छूट का लाभ लेकर बिजली का कनेक्शन जुड़वा सकेंगे। हम कल एक बड़ी घटना घटी थी दर्री में, शराब दुकान में लूट की, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं CIL, वेदांता, अदानी की नज़र अब कटघोरा के लिथियम ब्लॉक पर। लिथियम आपको पता है बैटरी बनाने के काम आती है, और उस लिथियम के रेट की वजह से अभी हम इलेक्ट्रिकल वाहन जो खरीदते हैं उसका रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैटरी उसका मूल है। और बैटरी के लिए हम ये रॉ मटेरियल चीन से ज़्यादा मंगवाते हैं, तो अपने हिसाब से वो रेट देता है, और उसकी वजह से बैटरी की कीमत बढ़ जाती है। बैटरी की कीमत बढ़ी है तो गाड़ियों की कीमत बढ़ जाती है। अगर लिथियम हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो जाएगा, जो जितना जल्दी उपलब्ध होगा उतनी ही जल्दी हमें ये बैटरी सस्ती पड़ेगी, और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है हमको सस्ते में मिलने लगेंगे। तो उसका लाभ कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की खपत कम होने से देश को होगा, और हमारे आपके जेब से जो पैसे निकल रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। ये तो सीधी बात है। अब लिथियम वाली बात है तो इसमें जो बड़े उद्योगपति इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसका मतलब है कि सरकार ये काम नहीं करेगी, ये निजी हाथों में निजी हाथों में जाएगा। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लेकिन CIL ने जिस तरीके से टेंडर में भाग लिया है जी, तो CIL देखिए सरकार की संस्था है, कोल इंडिया जो है, और कोल माइनिंग के क्षेत्र में वो एक बहुत बड़ी कंपनी है। माइनिंग का एक बहुत बड़ा अनुभव भी है उसके पास में। तो हो सकता है कि सरकार ये सोचे कि चलो CIL का ही कोई एक अलग विंग बना करके लिथियम, क्योंकि देश में 2 जगह लिथियम मिला है, एक तो अपना जिला है और एक जम्मू कश्मीर है जी। अब मेरा मानना है कि सरकार अगर चाहेगी तो दोनों जगह CIL के माध्यम से खनन का काम करा सकती है। उसके पास खनन का अनुभव भी है, और अनुभव वेदांता के पास भी है, अदानी के पास भी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको सरकार ना दे, लेकिन निजी क्षेत्र में उसको देने से विरोध होगा, दुनिया तमाम तरह की अड़चनें आएंगी, जिससे निपटना सरकार के लिए बहुत आसान नहीं होगा। हमारे ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है लिथियम का मिलना। कोरबा कोयले की वजह से पूरे विश्व में पहचाना जाने लगा है, अब लिथियम की वजह से भी पहचाना जाएगा। तो ये सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इसकी माइनिंग बिना किसी विरोध के या बिना किसी उसके शुरू हो सके। हाँ, अभी मुझे लगता है कि कल ही खबर लगाया था क्या आपने कि वहाँ पे चोटिया में जो वेदांता का हाँ, वहाँ कार्रवाई हुई है। तो ये इनकी तरफ तो ये होता है कि भाई हमको लाभ जहाँ से मिलेगा, चाहे अदानी हो चाहे प्राइवेट कंपनियां तो अपना फायदा देखेंगी ना, वो अपना फायदा देखेंगे। CIL करेगी तो कहीं ना कहीं वहाँ जो कर्मचारी हैं जिनके मन में ये भाव आने लगा है कि धीरे धीरे इसको प्राइवेट की ओर बढ़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, और विरोध भी होता है कई बार उसका। तो अगर ये कंपनी को CIL को ये काम दिया जाएगा तो स्वाभाविक है वहाँ के कर्मचारियों को मनोबल बढ़ेगा, और लगेगा कि सरकार नहीं, हमको सरकार पोसने में लगी है, हमको काम दे रही है, यानी हमारी कंपनी। अब एक बात भाव मन में रहता है ना कि सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी में काम करने वाले लोगों का एक अलग स्वभाव होता है, अलग सोच होती है, और वो उसमें जब वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है कि हम सबको भी अच्छा लगेगा। लेकिन यह भी है कि बाल्को का नाम लिया आपने, तो बाल्को हमने लिया जी। बाल्को जब प्राइवेट सरकारी था पूरी तरह से नुकसान में था, आज लाभ में है। ये अलग बात है कि लूट खसोट है अपने ढंग से वहाँ, तो सब जगह है, लाभ तो है, सरकार जी, को भी पैसा मिल रहा है, जी। और वो कंपनी तो अपना कर ही रही है। तो कई पहलू हैं इसके। कुल मिलाकर चाहे वेदांता को दो, अदानी को, CIL को, जिसको भी देना है दो, जल्दी ये लिथियम निकले और देश की जो जरूरत है उसको पूरा करे। और जब ये काम शुरू हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि हम सब के, छत्तीसगढ़ वासियों के, कोरबा वासियों के,
अब तो कटघोरा वाले अपना अलग घर बनाने की बात कर रहे हैं, जिला की मांग कर रहे हैं लंबे समय से। हैं तो हमारे अभी अपने तो है प्रदेश अपने, के, अपने प्रदेश के हैं, अपने जिले के हैं और अपने देश के हैं। तो ये व्यवस्था जितनी जल्दी कर ली जाए कि लिथियम का उत्पादन शुरू हो, वो हम सबके लिए फायदेमंद है। विधायक ने कहा जमीन ली है तो रोजगार देना पड़ेगा। ये खबर कोरबा SCCL से जुड़ी हुई है जी। अब CIL की बात हम कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए कि 2 लोग, एक NTPC के मजदूर बैठे हुए लगभग 300-350 दिन हो गया उनको हड़ताल पे बैठे, 4 के लोग हैं जी। उनको, उनका कथन है वो रिकॉर्ड लेके घूमते हैं कि भाई हमको नौकरी नहीं मिली, हमको मुआवजा नहीं मिला, जबकि NTPC बुढ़ी हो गई अब, संस्था समझो 40 साल हो गया उसको। लेकिन वहाँ पे उनके साथ अन्याय हुआ है, वो अलग अपना आंदोलन करके अपनी आवाज़ मुखर कर रहे हैं। और उसके बाद भू विस्थापित जो SCCL के हैं वो लोग भी अपनी बातें कर रहे हैं कि भाई हमको, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम विरोध करेंगे इसका। विधायक, सांसद कई बार इस विषय में बोल चुके हैं, लेकिन इनके साथ न्याय नहीं हो पाना, क्या इसको नौकरशाही, लाल फीताशाही को माना जाए कि इन लोगों की तरफ से भी कोई नादानी होती है? कई बार इनका आपस में घर घर में झगड़ा रहता है, उसका लाभ लोग ले लेते हैं, अटका देते हैं फाइल को। नहीं, देखिए मेरा मानना ये है कि परिवर्तन हो रहा है। आज मानव श्रम की उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां आज मशीनीकरण की दिशा में बढ़ रही हैं, बढ़ चुकी हैं जी। तो ऐसी स्थिति में जिनका ज़मीन अधिग्रहण हुआ है उनको नौकरी दे पाना कंपनियों के बस की बात अब नहीं रह गई है जी। शुरुआती दौर में मिल गया, जिनको नौकरी मिल गया, अनपढ़ लोगों को भी मिल गया नौकरी। शुरुआती दौर में हमने देखा है, हमारे बाप दादाओं के ज़माने में CSEB SCCL की माइंस जब खुली थी तो हमारे परिवार के कई लोगों को नौकरी मिल गई थी जी, जो पढ़े लिखे भी नहीं थे जी। ठीक है, अब रिटायर हो गए, वो अलग बात है। लेकिन आज का जो परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से उद्योग चलाने के तौर तरीके बदल रहे हैं, वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर जमीन तो लेंगे, क्योंकि उद्योग अभी अब लिथियम का अपन अभी चर्चा कर जमीन रहे थे, लेंगे। तो कटघोरा के जहाँ लिथियम मिला वो सारी जमीन सरकारी तो है नहीं जी, वो तो निजी लोगों की भी जमीन आएगी उसमें जी। तो जमीन तो लेंगे, लेकिन नौकरी कितनी मिल पाएगी, कितने लोगों को दे पाएंगे, ये अलग विषय है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को अपनी अधिग्रहण नीति को स्पष्ट रखना चाहिए, मेरा मानना है। नहीं, मैं थोड़ा सा और जोड़ूं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग NH का जो काम है, तो लोग बताते हैं कि जिनकी जमीन निकली उनको इतना पैसा मिलता है कि वो पड़ोसी जो है उनके नाराज होते हैं, बोलते हैं अरे भगवान, एक सड़क ऐसे घूमती तो मेरा भी मिल जाता है। तो इतना मुआवजा दो ना भाई उनको, आप नौकरी की लालच क्यों देते हो, आप मुआवजे दीजिए उनको। बस अधिग्रहण नीति और जो मुआवजा नीति है सरकार की ना जी, या इन कंपनियों की SCCL की या दूसरे कंपनियों की NTPC की अपन जो बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होना चाहिए। लोगों को लगे कि भाई मेरी जमीन गई तो मुझे इतना मिल गया जी कि मैं अगर उसको बेचने जाता तो मुझे इतना नहीं मिलता, तो उसमें वो फिर संतुष्ट हो जाएगा, फिर वो नौकरी के लिए आपके ऊपर प्रेशर नहीं, दबाव नहीं बनाएगा। जी 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 जी। लेकिन जो नौकरशाह हैं या उस कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के जो लोग हैं जी, उनको ये लगता है कि जितना जल्दी वो, उनके यहाँ एक शब्द होता है कास्ट कटिंग, ठीक बात है, कम जितना कम खर्चे में हम काम चला लें और जितना इस बला को टाल करके आगे बढ़ा ले जाए, उतना ही हमारा CR दुरुस्त रहेगा। तो वो ठीक है कि आप फौरी तौर पर लाभ कंपनी को दे देते हो, लेकिन वो लाभ अंततः वो जाके कहीं ना कहीं नुकसान में परिणत हो जाता है। लोग सड़क पे उतर जाएंगे, आपके काम को रोक देंगे, मारपीट की स्थिति निर्मित हो जाती है, प्रशासन उसमें परेशान हो जाता है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो बेहतर है कि ये तो ठीक है, इसके साथ साथ आपको यह भी ख्याल रखना होगा कि जिनकी ज़मीन आप ले रहे हैं, उनके बाप दादा की खानदानी ज़मीन को आप उनसे ले करके अपना कारोबार कर रहे हैं या सार्वजनिक प्रतिष्ठान वहाँ स्थापित हो रहा है, तो उनका भी जो अधिकार है उस अधिकार से वंचित करके आप भगवान के श्राप से नहीं बच पाओगे। मतलब एक है ना भाई, हम लोग मानते हैं, हिंदू हैं कि भाई, या सभी धर्म के लोग मानते हैं कि ऊपर एक शक्ति बैठी हुई है जो आपके अन्याय का आपके साथ कहीं ना कहीं उसका प्रतिकार उसका वो करेगी और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप उसका भी ध्यान रखें, कानून तो अपना काम करते ही है। नकाबपोश सशस्त्र लुटेरों ने अंग्रेजी शराब दुकान में बोला धावा, 1,39,000 रुपए की लूट। बहुत बड़ी लूट नहीं है, यहाँ तो रोज लूटते हैं लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। लेकिन मैं इस खबर पे इसलिए मेरा ध्यान गया कि कल मेरे पास जब ये खबर आई तो ये वहाँ के गार्ड ने अपनी बाइट दी और ये बताया कि 3 लोग आए और उन्होंने हमसे कहा कि हमको शराब चाहिए। तो मैं उनको बोला कि दुकान बंद हो चुकी है, तो बड़ा आग्रह करने लगे। तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला तो ये अंदर घुस गए, लूट लिए। ये खबर तो है
कि ऐसा हुआ, बता दिया आपने। लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज आया तो दिखा कि दुकान बंद होने के बाद आराम से वहाँ पे कर्मचारी बैठ करके वो पता नहीं मिला रहे थे, उसमें दारू में पानी मिला रहे थे, कुछ और मिला रहे थे। उसी समय ये पहुँचे हैं और फिर अपना लूटपाट किए चले गए। अब कितनी लूटपाट हुई हो तो पुलिस जांच के बाद पता लगेगा। दरवाजा खुलवाना और उन लोगों का खोल देना, इसका मतलब है कि बैक डोर से लोगों को शराब मिलती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो फिर सरकारी कहाँ हुई? नहीं, तो प्राइवेट से भी गई गुजरी हालत हो गई। तो सरकारी ही, नाम की ना, हाँ नाम की, संचालन भी सरकारी तरीके से ही हो रहा है। लेकिन अभी भी दुकान बंद हो, 10 बजे रात दुकान बंद होने का समय है जी। आज की तारीख, पहले 9 बजे था, अब उसको 10 बजे कर दिया गया है जी। तो 10 बजे के बाद भी जान पहचान के लोगों को, वहाँ के जो सेल्समैन हैं, जो उनके परिचित हैं, जो उनके रेगुलर कस्टमर हैं, जो रोज आते हैं उनके पास शराब खरीद रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से नीचे से ऊपर से थोड़ा सा दरवाज़ा हल्का सा खोल के ये सब चीज़ों पर अंकुश लगना चाहिए। जो नियम है उस नियम के तहत चलना चाहिए, तो इस तरह की वारदात नहीं होगी। अगर दरवाज़ा नहीं खोलते, ठीक है, वो सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो मिलावट कर रहे हैं, कि ये कर रहे हैं, कि वो कर रहे हैं, वो अलग विषय है जी। लेकिन अगर ये किसी के नाप करने पे दरवाज़ा को नहीं खोलते तो संभवतः ये लूट की वारदात नहीं, बड़ी लूट नहीं है, 1.5 लाख रुपए की लूट है, कोई बहुत बड़ी बात लेकिन लूट नहीं तो है, अपराध तो अपराध है, अपराध तो अपराध है जी। ठीक है ना। तो इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। स्थानीय स्तर पर इसके डिपार्टमेंट हैं, आबकारी विभाग बना हुआ है। कभी आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मेरे को तो नहीं दिखते कि शराब दुकानों में निरीक्षण करने पहुंचते होंगे जी, कभी नहीं पहुंचते। वो एक रूटीन ढल रहा है कि सुबह 10 बजे खुलेगी, रात को 10 बजे बंद हो जाएगी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि राकेश 10 बजे आपकी दुकान बंद हो गई जी, सीसीटीवी आपने लगा रखा है, तो उसका कहीं कुछ जांच पड़ताल करते हो कि 10 बजे के बाद दुकान क्यों खुली, शराब क्यों दी गई लोगों को? वही तो नहीं करते ना। तो वो नहीं करते, इसका मतलब आपकी मिलीभगत है। हाँ, वही करते नहीं। देखिए, अभी तो ऊपरी कमाई वाला रोल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो भी शराब बिकेगी वो सब स्कैन होके बिकती है, उसका रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड रहता है। तो बहुत ज़्यादा ये मानना, मिलावट का काम, मिलावट के जरिए ऊपरी कमाई करना वो अलग विषय है। लेकिन ब्लैक में बेच करके दुकान से शराब को पैसा हासिल कर लेना बहुत आसान नहीं। राकेश हमें इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछली सरकार के ऊपर 2000 करोड़ रुपए के आबकारी घोटाले का जो आरोप लगा था, उसमें भी ये बात आई थी। कुछ लोग अंदर भी है उसके मामले को लेकर के। वो दुकानों से नहीं हुआ था, वो सप्लाई के मामले। हाँ, तो सप्लाई तो 2 नंबर का ही तो आया। हाँ, 2 नंबर, 1 नंबर की आड़ में 2 नंबर लाके बेचा जा रहा था, यही तो आरोप है। कंपनी स्तर पर वो बात थी। शराब जो बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज आप देखिए, हमको आइडिया है या पता लगता है कि आज वो ब्रांड के शराब नहीं मिलते हैं जो पहले मिला करते थे जी, जब ठेका चलता था जी। अब नई नई कंपनियां आ गई हैं। तो जो 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है पूर्ववर्ती सरकार में, वो सप्लाई के मैटर को लेके हुआ है। वो शराब की दुकानों से सेल्समैन के जरिए शराब बेचने से घोटाला हुआ है। मेरी समझ है कि ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ के लोग जो शराब प्रेमी हैं, अब मैं तो 25 साल पहले छोड़ दिया था, स्वीकार करता हूँ। जो पीने वाले लोग हैं बताते हैं कि शराब में मिलावट खूब मिलती है, कि आपको दिया गया वो पता नहीं कौन कौन सी 2-2 हज़ार 2.5 हज़ार की बोतल है, उसको पीते हैं तो बोले यार इसका नशा तो वैसे ही है और इसका टेस्ट वैसे ही जैसे 200 400 500 वाली का है, यानी मिलावट हो रही है। वो ये भी बोलते हैं कि जब मन कहे आपको शराब उपलब्ध है, यही लोग पीछे से दे दिया करते हैं। तो जिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कहा गया था कोचिए हटा रहे हैं हम, तो कोचिए तो हट गए, लेकिन जो शराब दुकान में बैठे हुए सेल्समैन है आपके, उनको ही आपने कोचिया बना दिया। ये प्रमाण है कल की घटना का। और जो लोग बोलते थे, मेरे को भी, मैं आर्गूमेंट करता था कि नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहाँ स्कैन करने की व्यवस्था की गई है, सब कुछ वहाँ पे ऐसा है कि पारदर्शी है। तो अब ये दिख रहा है कि कल के वो हिसाब से कि सब बैकडोर से शराब बिकती है, उसको उस पे अंकुश नहीं लगा है जी। तो उसमें वो हर किसी को नहीं देते सेल्समैन जी। आप चले जाएंगे तो आपको वो बैकडोर से शराब दे देगा, इतना आसान नहीं है। नहीं, लेकिन कल तो खुला ना। नहीं, कल तो खुला, कल खुला। वो शायद उसमें से किसी को जानता हो, जो लोग अटैक किए हैं, जिसने नाक किया हो सकता है उसने उसको देखा हो पहले, कभी से जानता हो तो उसको, भाई हाँ, पता चलेगा। उसको लगा हो कि भाई एक तो अक्सर आता है लेने जी, और इसको मैं इस तरीके से देता भी हूँ, आज भी दे देता हूँ दरवाजा खोल के। हाँ, लेकिन वो चौकीदार थे तो कहा भी अननोन है, मैं तो उनको नहीं पहचानता किसी को, हो सकता है पुलिस की लट पड़े तो उसके बाद बता दे वो क्यों बोलेगा मैं पहचानता हूँ। हाँ, लेकिन वो दरवाजा खोल के दिया है, मतलब कहीं ना कहीं इस बात की गुंजाइश बनती है। हाँ, या तो खुला है कि कोई भी आए दे दो, या फिर जान पहचान का होगा, 2 ही चीज हो सकती है। जानता है। और कुल मिलाकर चाहे जान पहचान के हों, चाहे वो अनजान हो, अब खुला दरबार है, कोई भी आओ ले जाओ, वो
जो गैर कानूनी काम वहाँ पे हो रहा है उस गैर कानूनी काम को रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। क्योंकि लेट नाइट अगर कोई शराब पिएगा तो पी के जाके पास पड़ोस में झगड़ा करेगा, वो इस घर का उसके वातावरण खराब होता है। इन्हीं सब चीज़ों को तो ध्यान में रखते हुए रमन सिंह की सरकार इसे लाई थी। यही कहा गया था, तर्क यही दिया गया था। ये अलग बात है कि उस समय भी सफल नहीं हुए थे पूरी तरह से, आज भी नहीं है। तो बेहतर है कि आप जो योजना बनाते हो उसके पीछे जो उद्देश्य होता है, थोड़ा सा मेरा मानना है कि आबकारी विभाग नहीं, पुलिस को भी इस दिशा में थोड़ा सा अपना गश्त बढ़ाना पड़ेगा जी। और ये देखना पड़ेगा कि अब आप देखिए गिनती की शराब दुकानें हैं जी हमारे शहर में। जहाँ कल शराब ये घटना घटी है ये लगभग सुनसान एरिया है, सीपेट रोड वाला एरिया है ये, और रात को 9-10 बजे के बाद वो एरिया सुनसान हो जाता है। लगभग आना जाना लोगों को वहाँ खत्म हो जाता है। सड़क भी थोड़ी खराब है इसलिए भी, और दर्री वाली सड़क अच्छी बन गई तो अब ज़्यादातर लोग उसी का उपयोग करते हैं। तो पुलिस को भी अपनी गश्त वस्त बढ़ानी पड़ेगी। पान दुकानें बंद मत कराइए आप 10 बजे के बाद। ये भी देखिए कि शराब दुकानें भी बंद हुई हैं कि नहीं हुई हैं। जी। शराब जहाँ मिलती है, होटल ढाबे बिकते हैं जहाँ ब्लैक में शराब, वो भी बंद हुए हैं कि नहीं हुए। इस दिशा में भी आप थोड़ा ध्यान देंगे पुलिस वाले, पुलिस की ये जिम्मेदारी है। तो शायद इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। हालांकि अपराध पे अंकुश लगाना, पूर्णतः अंकुश लगाना ये असंभव है, मेरा मानना है। घटनाएं होंगी, अपराध होंगे, लेकिन फिर भी प्रयास करने पे थोड़ा तो अंकुश लगेगा। सबको इस पे कोशिश करनी होगी। और सबसे ज़्यादा ये इस तरह का कृत्य करने वाले और डकैती डाले हैं, लूट जो किए हैं, वो तो पकड़े जाएंगे तो उनकी तो ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जिनके बच्चे देर रात तक नशे की खोज में रहते हैं उनको भी अपने परिवार, अपने उन पे अंकुश रखना पड़ेगा, बच्चों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो पुलिस वालों की बात है तो पुलिस वाले तो 4 डंडा मारेंगे और जेब में जो रहेगा उसको ले लेंगे, बोलेंगे जा बेटा। ऐसा नहीं है, ऐसा सब नहीं करते ऐसा, लेकिन धारणा बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं है जी। एक बार पुलिस वाले शाम के समय शराब दुकान के पास घूम लेंगे, रात को 10 बजे की दुकान बंद हुई कि नहीं हुई यार, यहाँ से सेल्समैन चला गया कि नहीं चला गया, तो इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल रुकेंगी। मैं परिहास में इस बात को कह रहा था क्योंकि हम लोगों को इनके बीच ही रहना भी है। पता लगा डंडा लेके हमारे पीछे घूम रहे हैं कि चलो तू भी रात को लेट जा रहा था बेटा, चल 2 रुपये जेब में रख के हमारे खिलाफ ही कार्रवाई कर दे। तो भाई प्रोफेशन ऐसा है, हमको लेट नाइट काम करना पड़ता है, लेट नाइट घर जाना पड़ता है जी। तो चलिए, चलते चलते तो हमने उसको कहा था, लेकिन अब चलते चलते राजनीति की बात जरूर कर लें, क्योंकि कुछ मौसम ऐसा होता है ना कि उसमें अभी चुनावी मौसम है, और चुनावी मौसम में चुनाव की बात न की जाए तो आपको लगेगा कि यार सब कुछ तो हो गया, चटनी नहीं मिली। तो ये चटनी जो है कि सरोज पांडे जी भ्रमण कर रही हैं, ज्योत्सना मान जी आने वाली हैं, वो भी भ्रमण करेंगी। तो इनके भ्रमण से संबंधित खबरें आप अखबारों में पढ़ रहे हैं और चैनलों में देखेंगे, और उसके बाद फिर आपस में जहाँ भी मिलेंगे यही चर्चा होगी कि कौन जीता थेगा, काकर स्थिति अच्छा है। ये सब चर्चा हम कर रहे हैं, करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब मौसम आ गया है। कुल मिलाकर मैं जो इस तरह के कार्यक्रम के जरिए अपनी तरफ से निवेदन करता हूं कि कोरबा में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे हमने राकेश से चर्चा में कहा कि हवाई सेवा कोरबा से भी शुरू होना चाहिए। भू विस्थापितों की बात है, जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई समस्याएं हमारे सामने हैं। जब ये राजनेता जो चुनाव लड़ रहे हैं वो और उनके कार्यकर्ता हमारे दरवाजे पे आएँ तो हम उनसे ये जरूर कहें कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, अपने ख्याल से हमको जरा अवगत कराइए, या हम अपने ख्याल से उनको अवगत कराएं, उनके दिमाग में बात डालें। ये कोशिश सबको करना चाहिए। अभी सरोज पांडे जी कल मिलने आई थी, परसों जी हमारे दफ्तर आई थी हमसे मिलने जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैंने रेल सुविधाओं को, हम लोगों ने आपके नेतृत्व में, मेरे नेतृत्व में और कोरबा के वरिष्ठ लोगों के नेतृत्व में एक आंदोलन भी किया था, जिसके बाद हमको हसदो एक्सप्रेस की सुविधा कोरबा में उपलब्ध हुई थी जी। तो मैंने उनसे कहा था कि अभी कोरबा रेलवे स्टेशन में बहुत सारी सुविधाएं अनुपलब्ध हैं, और कोरबा चूंकि मेन रूट का रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को जी। तो उन्होंने कहा था, इस बात को आश्वस्त भी किया है उन्होंने कि चुनाव के बाद अगर मैं जीती तो इस दिशा में सकारात्मक पहल करूँगी और प्रयास करूँगी कि कोरबा में रेल सुविधाओं का विस्तार हो। अभी आपने हवाई सुविधा की बात रखी, वो भी कोरबा के लिए आज महती आवश्यकता है जी। आने वाले दिनों में जिस तरीके से अब लिथियम का माइनिंग शुरू होगा कोरबा में, साल भर में शुरू हो, 1.5 साल में शुरू हो, लेकिन लिथियम की माइनिंग शुरू होगी तो लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। तो ऐसे में हवाई सुविधा की उपलब्धता कोरबा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। रेल सुविधाओं के विस्तार की सुविधा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम देख रहे हैं कि सालों पूर्व बना पिट लाइन जी आज भी ज्यों का त्यों पड़ा है जी। हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ आती हैं धुलने के लिए बिलासपुर जाती हैं जी, और वहाँ से धुल के फिर आती हैं और फिर यहाँ से रवाना होती हैं।
तो ये सुविधाओं की दिशा में तो ध्यान, ये खाली रेल और हवाई की बात नहीं है, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। जी जी जी। कोरबा में अभी भी मेडिकल सुविधा ऐसी नहीं है, अभी भी कोई बड़ी बीमारी की सुविधा, भले ठीक है कि प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए हैं और उनके दावे हैं कि हमारे यहाँ कैंसर का मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है जी, लेकिन अभी भी उस दरकार है उसमें और उपलब्ध काम करने की भी। जी जी जी, उस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए, किया जाना चाहिए जी। ये बातें हमको आपको कहना भी होगा। हाँ, जैसे आपसे मुलाकात हुई, आपने कोरबा की बात रखी, मेरी भी मुलाकात परसों ही हुई थी, मैंने भी उनके समक्ष कुछ इस तरह की बातें रखी थी। ज्योत्सना मान जी से मुलाकात होगी, उनके सामने भी बात रखी जाएगी कि 5 साल आपने किया, जो कुछ किया अच्छा है, बुरा है, जो भी उस पर भी नहीं। लेकिन अब अगर आप चुनाव जीतती हैं तो आपको ये प्रमुखता से लेना पड़ेगा। जैसे सरोज पांडे जी से हमने बात की, वैसे उनसे भी कहेंगे कि ये आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ हम लोगों के भरोसे तो आप जब उनको सब सारे आम लोगों के सबके समक्ष तो ये दरवाजे नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, लेकिन उनके कार्यकर्ता तो जाते हैं ना। वो तो आपसे कहेंगे, आपके पड़ोस वाला आपसे कहेगा जो उनका कार्यकर्ता होगा कि भाई आप थोड़ा सा दीदी को या भाभी को मदद करिए, तो उस समय आप उनके दिमाग में डालिए, उनके जरिए ऊपर बात पहुंचेगी। क्योंकि वो पूछते हैं ना आखिर प्रत्याशी कि भाई आप भ्रमण किए तो लोगों ने क्या कहा, क्या चीजें निकल के आई सामने। तो जब आप उनसे ये बात कहेंगे तो उनको बात वहां तक पहुंचेगी, फिर उनके दिमाग में आएगा कि नहीं, इस बार तो मैं जैसा तैसा करके चुनाव जीत सकती हूँ, अगर उसको पूरा नहीं करूंगे तो अगली बार वो कार्यकर्ता जब फिर से जाएगा उनके घर में जहां से बात आई थी तो पूछेंगे कि आपने किया क्या 5 साल। तो ये पूछना हमारा दायित्व है, ये हमको करना पड़ेगा। नहीं तो कई बार हम लोग अपने स्वार्थ की बात कर लेते हैं, एकदम व्यक्तिगत निजी बातें कर लेते हैं, तो उनको भी ये लगता है कि चलो निजी बातें हो गई तो निजी ही इनको लाभ दे दो, सार्वजनिक लाभ देने की जरूरत नहीं है, जो आजकल चल रहा है कि 1000 रुपये महतारी बंधन में आपको मिल गया तो आप खुश हो गए। आपको ये नहीं लग रहा है कि इसी पैसे से अगर सड़कें और बेहतर बन जाती तो वो होता है कि भाई सब चलेंगे, हमको अकेले का लाभ थोड़े ना। तो ये अकेले वाला जो लाभ है, इसको ठीक है, सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। हम लोग भी बड़ा डायलॉग बोलते हैं, लेकिन हमारे मन में भी रहता है। लेकिन हम साथ साथ ये भी बोलते हैं कि ये कुछ समस्याएं हैं जिनके निदान के लिए आपको कोशिश करना चाहिए। तो हम सब बोलेंगे तो संवेश्वर में जब कोई बात निकलती है तो एक वातावरण बनता है, और उस वातावरण का लाभ कहीं ना कहीं हमको सबको प्राप्त होता है, समाज को मिलता है। ये जरूर हम सब करें, ऐसा आप सबसे आग्रह। चलिए हेडलाइंस को ही विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का। और राकेश जी, बहुत दिन बाद आप समय निकाले, हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों के लिए कुछ अच्छी जानकारी प्रदान की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।